हेलो एंड वेलकम टू अनफिल्टर्ड क्लासेस। ये हमारा सेकंड पार्ट होगा लाइफ प्रोसेस का, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं ह्यूमन डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। तो हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारा अपना टॉपिक होगा जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले मैं बात करूँ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो लास्ट टाइम पे हमने यानी कि प्रीवियस सेक्शन में हमने ये बात बता दी थी कि कोई भी न्यूट्रिशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में होगा, जो भी है। ठीक है, पहला है इंजेशन। इंजेशन मतलब खाने को मुंह में रखना। ठीक है, देन उसके बाद होता है डाइजेशन, खाए हुए खाने को पचाना। देन उसके बाद जो पचा हुआ खाना है उससे क्या है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना, इसेंशियल न्यूट्रिशन। तो प्रोसेस का नाम हो गया एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब जो आपने न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया उसको हर जगह पहुंचाना भी है, तो प्रोसेस का नाम है एसिमिलेशन। और लास्ट में जो अनवांटेड अनडाइजेस्टेड रेजिडुअल मटेरियल, जो अनवांटेड फूड मटेरियल बचे हुए हैं डाइजेस्टेड, उसको बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट करना है। दैट प्रोसेस इज नोन एज ईजेशन। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। सिंपल सी बात कह रहा है कि द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, ये बात आप समझना। आप एक बात समझना कि व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, देखो एलिमेंट्री कैनाल कहता क्या, एलिमेंट्री कैनाल है क्या। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से, फ्रॉम माउथ टू द एनस, मतलब मुंह से लेके एनस तक की, फ्रॉम माउथ टू द एनस, ये पूरा एक पाइप, एक होलो क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। तो इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। आज बात कभी भी आप अगर सुन लेना कि एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है, या फिर कोई एलिमेंट्री कैनाल बोल दे, तो समझ लेना कि इट मीन्स वो मुंह से लेके एनस तक की पूरी एक कॉर्ड की बात कर रहा है। ठीक है, चल अब कह रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम अपना है क्या, एलिमेंट्री कैनाल है और कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या हैं, ये है क्या, देखो ग्लैंड्स पहले जानो क्या। देखो ग्लैंड्स आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो रिलीज करते हैं स्पेशलाइज्ड केमिकल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। ठीक है, तो वही बात है। सबसे पहला स्टेप न्यूट्रिशन का हमने बताया था, जो कहाँ पे होगा, माउथ में होगा। क्या होगा प्रोसेस का, पहला प्रोसेस का नाम क्या है, इंजेशन। याद है क्या, इंजेशन मतलब खाने को मुंह में रखना। माउथ में खाने को, सबसे पहले माउथ में खाने को रखना पड़ेगा, प्रोसेस का नाम है इंजेशन। इसका मतलब माउथ में क्या होता है, इनटेक ऑफ होल फूड, जो आपका पूरा फूड है उसको मुंह में रखना, प्रोसेस क्या हो गया, इंजेशन कंप्लीटेड। अब बात करते हैं माउथ की, तो माउथ में दो बातें समझिएगा। माउथ में होती क्या है, मेजरली मैं बात करूं तो अपने माउथ में 3 चीजें आपको दिखेंगी। जस्ट मिनट, मैं यहाँ पे जगह लेता हूँ थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ देखो, माउथ जो है हमारा वो कंसिस्ट होगा कितनी, 3 चीजों से। पहला क्या है, माउथ में क्या होगी, टीथ होगा, टंग होगा, और साथ ही साथ सिलेवरी ग्लैंड। तो माउथ के अंदर ये 3 चीजें एसोसिएट मिलेंगी एक साथ। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, हमने क्या खाई, हमने खाई रोटी। रोटी क्या है, रोटी को डायरेक्ट तो हम वेन्स में नहीं डाल सकते ना, वेन्स या आर्टरीज में नहीं। तो रोटी क्या है, रोटी एक तरह का पॉलीसेक्राइड है। तो आप समझो पॉली का मतलब होता क्या है, देखो रोटी क्या है, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड, पॉली का मतलब आप समझ लो, पॉली का मतलब होता है ढेर सारा, यानी कि मेनी। सेक्राइड का मतलब होता है शुगर चेन, मतलब ढेर सारी शुगर की चेन को हम लोग बोलते हैं पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, अब हमारी जो बॉडी है भाई, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को छोड़ो, हमको तो कॉम्प्लेक्स को सिंपलर तोड़ना है ना। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है, पॉलीसेक्राइड ढेर सारी शुगर की चेन है, उसको हमें कन्वर्ट करना है मोनोमेरिक फॉर्म में, जहां पे नंबर ऑफ ढेर सारी चेन को हम एक चेन में बदल देंगे। मोनोमेरिक फॉर्म मतलब ग्लूकोज में हमें कन्वर्ट करना है ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है, देखो कह रहा है जो माउथ है, माउथ में हमने क्या किया, हमारा यहाँ पे इंजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब जो टीथ है माउथ में, इसको ये तोड़ेगा। इट मींस टीथ क्या काम करता है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। मतलब मैं कह सकता हूँ क्या कि फिजिकल डाइजेशन कौन करवाता है, टीथ। फिजिकल डाइजेशन कौन कराएगा, टीथ। मतलब तोड़ने का काम कौन करेगा, टीथ। अब अगर टीथ की मैं बात करूं तो हमारे पास 4 तरीके की, मेजरली 4 टीथ होते हैं। पहला हमारे पास इंसीजर होता है, इंसीजर। ठीक है, आगे वाले जो टीथ होते हैं ये इंसीजर होता है, इसका काम होता है कट करना, काटना। आप एप्पल खाते हो तो
काटते हो ना तो इंसीजर की हेल्प से, ठीक है। देन उसके जस्ट बगल में आप नुकीले दांत देखोगे जिसको बोलते हैं हम लोग कैनाइन। जो हमारे पास सेकंड टाइप के टीथ होते हैं उसके क्या बोलते हैं, कैनाइन। जनरली ये क्या काम करते हैं, ये टीयर करने में, जिस चीज को फाड़ने में काम आते हैं। जैसे ये इनका मेजर रोल होता है कार्निवोरस में फ्लैश या मीट को फाड़ना, ठीक है। और हमारे पास थर्ड टाइप का जो टीथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्री मोलर। देखो प्री का मतलब होता है कि किसी चीज के पहले, किसके पहले, प्री का मतलब पहले, किसके पहले, मोलर। यानी मोलर जो हमारे टीथ होंगे उसके पहले जो आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्री मोलर। और इसके बाद लास्ट हमारा जो टाइप आता है चौथा, उसको हम लोग बोलते हैं मोलर टीथ। मोलर टीथ, ठीक है। तो मोलर और प्री मोलर दोनों का काम क्या होता है, ग्राइंडिंग और कटिंग, ग्राइंडिंग और मिक्सिंग का, ठीक है। ग्राइंड करवाते हैं मतलब ये पूरा प्रॉपर फोड़ के उसको अच्छे से चबाना, ठीक है। अब बात टंग की करें तो टंग क्या काम करती है, टंग काम करती है रोलिंग ऑफ फूड एंड मिक्सिंग ऑफ फूड, ठीक है। पहली चीज तो फूड को क्या करवाएगी, टंग रोल करवाएगी और उसमें से जो टेस्ट आपको महसूस होगा जिससे आपकी बॉडी में क्या डोपामीन हार्मोन निकलेगा कि अच्छा लग रहा है कि नहीं, तो टेस्ट का काम करवाएगी, ठीक है। पहला। दूसरा काम, तीसरा काम क्या करवाएगी, स्वेलिंग एंड पुशिंग डाउन ऑफ फूड। अब टीथ का ये हमारा जो टंग है इसका एक और काम है, वो क्या करेगी, आपके जो खाए हुए चबाए हुए खाने को पुश भी करवाएगी ताकि वो अब फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस के अंदर रन करे और चली जाए, ठीक है। देन हमारे पास हमने पढ़ लिया माउथ में 3 कंपोनेंट्स। याद रखिएगा हमारे माउथ में 3 कंपोनेंट्स। माउथ को तब तक माउथ बोला जाएगा जब तक इसके तीनों कंपोनेंट्स को काउंट ना करो। जैसे इस माउथ में तीनों कंपोनेंट्स आ जाएंगे तो हम माउथ को सिंपली माउथ ना बोल के हम इसको बोल देंगे कलेक्टिवली। हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोल सकते हैं क्या, बकल कैविटी। क्या, बकल कैविटी, ठीक है। माउथ में हमारे 3 एस्पेक्ट्स यानी 3 मेजर 3 चीजें पाई जाती हैं माउथ में। क्या क्या, पहला टीथ, काम क्या है इसका, फिजिकल डाइजेशन। देन सेकंड है टंग, काम क्या है इसके, 3 काम, रोलिंग ऑफ फूड, फूड को ऊपर नीचे करना, इसका जो टेस्ट होगा फूड में वो आपको महसूस कराना। दूसरा ये धक्का देती है कि अब खाना क्या करे, जाए कहाँ पे, फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस में चला जाए। तीसरा चीज हमारे पास जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं, सिलेवरी ग्लैंड। देखो सिलेवरी ग्लैंड है तो एक कोई ना कोई तरीके का ये एक मतलब एक स्पेशलाइज्ड केमिकल कंपाउंड निकालेगी, ठीक है। तो देखो सिलेवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगी, सलाइवा और म्यूकस, ठीक है। सलाइवा याद रखना, इसमें एक देखो सिलेवरी ग्लैंड है तो ये एक स्पेशल एंजाइम निकालती है, स्पेशलाइज्ड एंजाइम निकालती है जिसका नाम क्या होता है, याद रखिए सिलेवरी एमाइलेज। इसका नाम होगा सिलेवरी एमाइलेज, ठीक है। अब ये जो सिलेवरी ग्लैंड है ये रिलीज करेगी सलाइवा और म्यूकस, ठीक है। अब होगा क्या, आपने जो खाना खाया, मान लो आपने क्या खाया, रोटी खाई, सब्जी खाई, रोटी में लगा था घी, ठीक है। आपने रोटी खाया, रोटी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्ब से, उसका कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा छोटा यूनिट क्या कहलाता है, स्टार्च। तो हुआ क्या, अल्टीमेट वो जो आपने रोटी खाई उसमें जो मौजूद है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, उस कार्बोहाइड्रेट उस स्टार्च को सिलेवरी एमाइलेज तोड़ देती है मतलब कि डाइजेस्ट करवा देती है, ठीक है। और वो किस में कन्वर्ट करवा देगी, शुगर में। तभी आप अगर खाली रोटी को काफी देर तक चबाओ तो आपको एक स्वीटनर एहसास आएगा, एक मिठास लगेगा। क्यों, क्योंकि वो स्टार्च को आपके सलाइवा में मौजूद सिलेवरी एमाइलेज नाम का जो एंजाइम है उसने उसको शुगरी कंटेंट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। क्लियर थी बात, ठीक है। अब होगा क्या, अब यहां तक सारा काम हो गया तो याद रखिएगा हमारे माउथ में ही, हमारे मुख में ही, हमारे माउथ में लगभग 60 to 65% स्टार्च का डाइजेशन यहीं हो जाता है माउथ में ही, और यहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। देखो हमारे खाने में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे मिनरल्स हो गए, वाइटमिन्स हो गए, फैट हो गया, लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। तो भाई इनका अलग अलग जगह पे डाइजेशन होता चलेगा। उसी तरह मुंह में ही हमारा स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो चुका है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा फूड अब क्या करा, टंग ने फूड को धक्का दे दिया कहाँ पे, ईसोफेगस में, ठीक है। ईसोफेगस में जैसे हमारा, अच्छा ईसोफेगस को कॉमनली और बचपन में हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप। ये तो आप सभी को पता होगा, फूड पाइप, ठीक है।
अब ईसोफेगस याद रखिएगा, ईसोफेगस एक तरह की प्लास्टिक की पाइप है जिसमें आप पानी, याद करो रिलेट करवाने के लिए मैं कह रहा हूँ, आप अगर वो जो पानी होती है ना जिससे प्लास्टिक वाली पाइप से आप जैसे कार वॉश करते हो, अगर उसमें कभी पानी आए और आप आगे उसका मुंह दाब दो तो आपके हाथ से महसूस होगा कि वो अब उसके अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह जब आप खाना खाते हो ना, जो आपने खाना खाया, आपका खाना जो फिजिकली डाइजेस्ट हो गया इसके थ्रू, टीथ के थ्रू, उसमें सलाइवा मिल गया, सिलेबरी एमाइलेज मिल चुका है। अब वो जो फॉर्म ऑफ फूड है ना जिसको आपने खूब देर चबाया है, उसको हम लोग कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं? बोलस। अब वो बोलस में इतना लुब्रिकेशन आ गया, म्यूकस लग गया, ताकि वो आपकी मसल्स को, इसोफेगस की मसल को हर्ट ना करे और प्यार से फिसलते हुए चला जाए। अब समझो, खाना आपकी मसल्स में गया तो आप जब खाना पहुंचा तो ये मसल ना क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। अब जब ये खाना इधर से पुश होगा, खाना यहाँ पहुंच गया तो ये अब रिलैक्स कर जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, दिस फिनोमिना एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। याद रखिएगा, ठीक है। वही यहाँ पे कह रहा है कि टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। तो आज से आप डिफाइन कर लोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। तो यहाँ से आप बता दो, बात कर लोगे, समझ लोगे कि पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट आखिर होता क्या है, ठीक है। क्या है पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस की मसल्स का क्या होना? कॉन्ट्रैक्ट होना और एक्सपैंड होना, यही फिनोमिना कहलाता है पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। इसी फिनोमिना के थ्रू फूड जो है फर्दर ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंचता है, ठीक है। अब जैसे ही फूड स्टमक में पहुंचता है ना, यहाँ पे देखो डायग्राम, ये जो यहाँ पे ये जो आपको स्टमक दिख रहा है ना, ये देखो, जरा से मैं जूम कर रहा हूँ, है ना, देखो। अब ये जो मैंने बनाया ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्पिंचर। क्या है? ये एक तरह का स्पिंचर है, स्पिंचर। अब ये स्पिंचर जो होता है ये किस लिए होता है? ये अवॉइड करता है बैक फ्लो ऑफ फूड। ये क्या अवॉइड करता है? बैक फ्लो। किस चीज का बैक फ्लो? खाना स्टमक से ऊपर ना है। लेकिन हाँ, किसी किसी केसेस में ये एक बार ओपन होता है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब खाना इधर इसोफेगस से नीचे की तरफ ही जाएगा और नीचे से यानी स्टमक से इसोफेगस की तरफ नहीं आएगा। लेकिन एक स्पेशलाइज्ड केस में जब हाईली अनडाइजेशन आपके पेट में बढ़ जाता है, जो हमें वॉमिटिंग आती है, तो ये झटके के साथ खुलता है। आपने नोटिस किया होगा, आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जब आपको वॉमिट आती है तो झटके के साथ निकलता है, ठीक है। सूर्यवंशम की जो खीर है ना, झटका में। क्यों? क्योंकि झटके में ही स्पिंचर खुलता है तुरंत बंद हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? देखो अब आगे क्या होगा, देखो। अब जैसे ही खाना हमारा पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट के थ्रू हमारे स्टमक में पहुंच चुका होगा, तो आपको स्टमक में 3 ग्लैंडुलर सेल्स दिखेंगी। स्टमक में 3 ग्लैंडुलर सेल्स दिखेंगी। कहाँ पे? स्टमक में। स्टमक में हमारे पास 3 तरीके की ग्लैंडुलर सेल्स मिलेंगी, या फिर जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 3 तरीके की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दिखी, ठीक है जी। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का काम क्या है जान लेते हैं। देखो, पहला गैस्ट्रिक ग्लैंड है हमारे पास पेप्सिन, दूसरा है HCl, तीसरा है म्यूकस। देखो भाई, सिंपल सी बात है। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ना, देखो HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। इसका पीएच, इसके पीएच की मैं बात करूं तो लगभग ये 2 to 2.5 के आसपास पीएच होता है, जो कि हाईली करोजिव एसिड होता है, ठीक है। अब ये रिलीज होता है सबसे पहले स्टमक में। अब आप समझो, अगर एसिड क्यों रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी में, इसका 2 फंक्शन है एसिड का। पहला कि ये जो HCl एसिड है, हमारे मुंह के थ्रू जो भी बैक्टीरिया या वायरसेस हैं नॉर्मल, अगर वो बच गए हैं तो ये क्या करेगा? बैक्टीरिया और वायरस का खात्मा करेगा, खत्म कर देगा बैक्टीरिया वायरस को। दूसरा काम इसका क्या है? देखो, जैसे ये रिलीज करेगा तो पूरा स्टमक का मीडियम कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, अम्लीय हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि हमारी बॉडी में ये जो हमारे स्टमक में आप पेप्सिन देख रहे हो, ये इनिशियल डेज से पेप्सिन के रूप में नहीं था। दरअसल ये था पहले पेप्सिनोजेन के फॉर्म में। ये होता है पेप्सिनोजेन के फॉर्म में। जैसे ही इस पेप्सिनोजेन को एसिडिक माहौल मिलता है,
और वो एसिडिक माहौल कौन देता है? ये HCl देता है। जैसे एसिडिक माहौल मिलता है तुरंत यही पेप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। और पेप्सिन का काम क्या है? आपकी बॉडी में मौजूद जो भी प्रोटीन है, प्रोटीन बोले तो इसका सबसे फर्दर फॉर्म होता है क्या? एमिनो एसिड, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन हो सके इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पेप्सिन, ठीक है। और ये पेप्सिन इनिशियल डेज से पेप्सिन के रूप में नहीं होता, ये होता है पेप्सिनोजन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो किसी काम का नहीं है। लेकिन जैसे ही एसिडिक मीडियम होता है स्टमक का, पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में और एक्टिवेट हो जाता है ताकि आपकी बॉडी में मौजूद जो भी प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करवा सके। इतनी बात क्लियर है क्या? ये फंक्शंस बहुत जरूरी हैं, आते हैं। अब आप कहोगे भैया इतनी ज़्यादा एसिडिक हो गई है पेट में, प्रॉब्लम तो नहीं होगा? तो इसी वजह से इतनी हाईली एसिडिक है, ये क्या कर सकती है? स्टमक की वॉल को, ये क्या कर सकती है? स्टमक की ये वॉल को तो डैमेज कर सकता है ना हाईली एसिड। तो होता क्या है, इसकी वॉल, स्टमक की जो वॉल है ये डैमेज ना हो, इसलिए इसकी वॉल पे ऐसे कुछ ऐसे तरीके से अरेंज होता है क्या? म्यूकस। देखो अब ये जो म्यूकस है, अब जो बॉडी में आपके बॉडी से जो एसिड निकला वो म्यूकस पे ही रह जाएगा, स्टमक की वॉल को टच नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा? आपकी जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं, जो ग्लैंड्स हैं, जो स्टमक की जो वॉल है, इंटीरियर वॉल, वो डैमेज होने से बच जाती है। यही फंक्शन है किसका? म्यूकस का, ठीक है। अभी एक जगह आगे और जब हम एसेंशियल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो और ये थोड़ा सा मजेदार है, ठीक है। तो ये कहानी कहाँ पे हुई सारी? ये सारी बातें कहाँ पे हुई? स्टमक में। क्लियर है? एक बार और, स्टमक के अंदर 3 तरीके की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जो पहला है म्यूकस, दूसरा HCl, तीसरा पेप्सिन, ठीक है। या फिर आप रफली कह दो पेप्सिनोजन, ठीक है। होता क्या है? सबसे पहले HCl आपके स्टमक में रिलीज होता है। HCl का pH बहुत ज़्यादा कोरोसिव एसिडिक होता है, 2 to 2.5 होता है, ठीक है। HCl का 2 काम, रहा कहाँ, जो भी बच गया आपके मुंह से बैक्टीरिया, खाने के थ्रू आ गया बैक्टीरिया वायरस, उसको खत्म करना। दूसरा काम, पूरे स्टमक को एसिडिक मीडियम बना देना ताकि जो पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है वो कन्वर्ट हो सके पेप्सिन में और ये क्या कर सके? प्रोटीन का डाइजेशन करवा सके, ठीक है। तभी यहाँ पे देखो पेप्सिन का क्या काम है? एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द प्रोटीन। ऐसी एंजाइम जो क्या ब्रेक डाउन करती है? किस चीज का? प्रोटीन का ब्रेक डाउन करवाए, ठीक है। अब होगा क्या? अब इतना ज़्यादा एसिडिक माहौल हुआ है अंदर, तो आपके स्टमक का जो वॉल है वो भी डैमेज हो सकता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है? ये म्यूकस की लेयर है जो आपके वॉल को, स्टमक के इंटीरियर वॉल को प्रोटेक्ट करती है ताकि वो एसिड से इफेक्ट ना हो, डिफेक्ट ना हो उसमें कोई, ठीक है। इतनी बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट, अब हमारा खाना कहाँ पहुंच चुका है? स्टमक के थ्रू अब कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा खाना पहुंचता है, याद रखिएगा, इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल एंजाइम्स रिलीज होंगे, इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल एंजाइम्स रिलीज होंगे। अब ये इंटेस्टाइनल एंजाइम्स हैं क्या और ये किस किस टाइप्स के होते हैं? तो बात मैं करूँ इंटेस्टाइनल एंजाइम्स की, देखो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स में क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स होंगे। देखो होता क्या है, आपके देखो अब पूरी आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन चल रहा है ना, जो जो डाइजेशन हुआ है, जो जो बचा है, ओवरऑल जितना भी बचा प्रोसेस है डाइजेशन का, वो सारा कंप्लीट हो जाता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन। कार्बोहाइड्रेट क्या करे? कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाएगा, प्रोटीन अपने छोटे फॉर्म में एमिनो एसिड। याद रखिएगा ये तीनों कॉम्प्लेक्स हैं। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों कॉम्प्लेक्स हैं। क्या है? ये तीनों क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, ठीक है। और ये क्या है? ये क्या है? ये सिंपलर प्रोडक्ट है जिसमें ये टूट गया है, सिंपलर। ये सिंपलर प्रोडक्ट में टूट चुका है। इतनी बात क्लियर है क्या? ये स्मॉल इंटेस्टाइन की काम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको एक प्रोजेक्शन दिखेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको एक प्रोजेक्शन दिखेगा। प्रोजेक्शन कहने का मतलब क्या? कुछ ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसी स्ट्रक्चर्स। अब देखो, अगर इतना बड़ा धागा हम इतने स्पेस में अगर करेंगे सीधा, तो इसका एरिया, तो इसका होने का फायदा क्या है? विलाय। इसको हम बोलते हैं, इस प्रोजेक्शन को बोलते हैं विलाय। ये करता क्या? ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है। आप सोचो एक इतना सा स्पेस है, इसमें हमको अगर हम मैक्सिमम धागा कैसे रख सकते हैं? मैक्सिमम धागा हम ऐसे रख सकते हैं, जब ऐसे कॉइल्ड कर दें तो मैक्सिमम धागा आएगा, लेकिन स्ट्रेट रखेंगे तो सबसे कम आएगा। तो ये क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ाता है। होगा क्या? विलाय जब सरफेस एरिया बढ़ा देता है ना, तो इसके एब्जॉर्ब करने का सरफेस बहुत मिल जाता है। देखो
अब इतने एरिया में एब्जॉर्ब हो पाएगा। अब जो खाना है वो इतने एरिया में एब्जॉर्ब हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, विलाई क्या है, एक तरह का एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो सरफेस एरिया बढ़ा देता है किस चीज का, ताकि आपके जो बचा हुआ फूड है, जो बॉडी में जो जो बच गया है, उन सब का एक प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, पूरा प्रॉपर डाइजेशन हो सके, ठीक है। तो विलाई क्या काम करता है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। तो ये क्या काम करवाता है आपका, ये एब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, फूड का एब्जॉर्प्शन करवाता है कहाँ पे, ब्लड में। क्यों, और ब्लड में ही क्यों करवाता है, क्योंकि ब्लड हमारी एक तरह की बेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होती है। ब्लड क्या है, बेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि जब भी किसी को पूरी बॉडी में फूड चाहिए होता है तो ब्लड को ही मंगाता है, क्योंकि ब्लड हर जगह पहुंचता है, हर जगह पाया जाता है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में यही बात तो है नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में और भी चीजों की सप्लाई होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में और क्या क्या चीज पहुंचती है, तो मैं बात करूं, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स स्पेशल सिक्रेशन, और भी सिक्रेशन पहुंचते हैं किस किस चीज के, लीवर के, ठीक है, पैनक्रियास के, ठीक है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बहुत आता है, फंक्शन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा इसको गौर करिएगा। लीवर सेक्रेट करता है बाइल जूस, याद रखना, लीवर रिलीज करता है बाइल जूस जो किस कलर का होता है, येलोइश ग्रीन कलर का। किस कलर का होता है, येलोइश ग्रीन, जो कि येलोइश ग्रीन कलर का होता है। अब इस लीवर का जो बाइल जूस है, इसके दो काम, पहला, आपकी बॉडी में जो एसिडिक खाना आया है उस एसिडिक खाने को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करना, क्योंकि बाइल जूस खुद एक बेसिक कंपोनेंट है, ठीक है, ताकि वो न्यूट्रल जब हो जाए, ठीक है, तभी पैनक्रियाज का जो एंजाइम है, पैनक्रियाटिक जूस, वो काम कर पाएगा। समझ में आएगा। और दूसरा काम, ये आपकी बॉडी में मौजूद फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि फैट के जो बड़े ग्लोब्यूल्स हैं उनको तोड़ के छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। फैट्स को तोड़ना यानी फैट्स का डाइजेशन करवाने का काम करता है बाइल जूस, यानी कि प्रोसेस का नाम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। तो बाइल जूस के क्या काम, बाइल जूस के दो काम। बाइल जूस के दो काम कौन कौन से, पहला, एसिडिक मीडियम से जो खाना आया उसको एल्कलाइन बनाना ताकि पैनक्रियाटिक जूस काम कर सके। दूसरा, जो आपके खाने में मौजूद फैट है उसका इमल्सिफाई करवा सकना ताकि फैट जो है टूट सके, डाइजेशन ऑफ फैट। देखो बाइल जूस क्या करेगा, लार्ज फैट ग्लोब्यूल को इमल्सिफिकेशन करवाएगा, प्रोसेस का नाम इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना, इट्स कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, इट्स कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। क्लियर थी बात। चलो जी, नेक्स्ट आता है पैनक्रियास। देखो पैनक्रियास के तो देखो पैनक्रियास का तो वैसे तो एक हार्मोनल रोल भी है, बताऊंगा मैं अभी, पहले इसको जान लेते हैं। पैनक्रियास रिलीज करता है दो अलग अलग टाइप के एंजाइम्स। पैनक्रियास रिलीज करता है दो अलग अलग एंजाइम्स जिसका नाम है, देखो पैनक्रियास रिलीज करेगा, पहले तो बोल दो पैनक्रियाटिक जूस। अब ये पैनक्रियाटिक जूस में दो अलग अलग तरीके के एंजाइम्स होंगे, कौन कौन से, पहला होगा ट्रिप्सिन, पहला होगा ट्रिप्सिन, दूसरा होगा लाइपेज। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का काम होगा आपकी बॉडी में जो पेप्सिन, याद करो पेप्सिन क्या करता था, प्रोटीन का डाइजेशन करवाता था, ठीक है, एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होता था पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, ठीक है। तो ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन अब ऐसे प्रोटीन्स जो पेप्सिन से नहीं डाइजेस्ट हो पाए हैं उसको ये क्या करेगा, डाइजेस्ट करवा देगा, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करवा के यहाँ पे एक तरीके का प्रोटीन का भी डाइजेशन करवा दिया। क्लियर है इतनी बात। देखो एल से लाइपेज, एल से लिपिड्स। आपका जो बाइल जूस लीवर का है उसका मेन काम क्या था, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को तोड़ना, जो उससे फैट बच गया, जो उससे बच गया फैट पहला, और दूसरा जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ा था बाइल जूस, इसको और स्मॉल करने का काम किसका होता है, लाइपेज का काम। फैट को ये ग्लिसरॉल में बदल देता है, फैट को ये और छोटा कर देगा और किस फॉर्म में तोड़ देगा, इन द फॉर्म ऑफ ग्लिसरॉल, फैट को ग्लिसरॉल में बदल देगा। ये बात क्लियर है क्या। चल, और ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देगा, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देगा। यहाँ पे एक टर्म है इमल्सिफिकेशन जिसको हमने आपको समझा दिया है। इमल्सिफिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि
प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट, बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे ग्लोबुलर फैट्स में तोड़ देना बाइल जूस के द्वारा कहलाता है प्रोसेस इमल्सिफिकेशन। इतनी बात क्लियर है क्या यार? आता है ये सारे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। होप सो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आई होंगी। क्या खुल गया? होप सो आपको यहाँ तक की सारी बातें आई होंगी। चलिए जी, यहाँ तक की बातें अगर आप सभी को समझ में आ गई हैं तो देखिए अब हमारा खाना कहाँ पहुँच गया? अब हमारा खाना पहुँच गया जी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में याद रखना सिंपल सा एक ही प्रोसेस होता है, जो भी बॉडी में वाटर है, जो भी फूड में वाटर है, कहीं फूड के थ्रू आपकी बॉडी का मैक्सिमम वाटर लॉस ना हो जाए, इसलिए वाटर का एब्जॉर्प्शन बोल दो या फिर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है जी। अच्छा एक और छोटी सी बात बता दूं, लार्ज इंटेस्टाइन कहने को लार्ज है लेकिन लंबाई में छोटी होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन कहने को स्मॉल इंटेस्टाइन लेकिन लंबाई में बड़ी होती है। तो इसको स्मॉल क्यों बोला गया? क्योंकि इसकी विड्थ, स्मॉल इंटेस्टाइन की विड्थ छोटी होती है इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला गया। लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ बड़ी होती है इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला गया। बाकी लेंथ वाइज नहीं, याद रखना इनको विड्थ वाइज इनका नाम दिया गया है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर ताकि बॉडी से बाहर न चला जाए उसको रीअब्जॉर्ब करवाया जाएगा। रेस्ट ऑफ द मटेरियल टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी, बाकी जो बॉडी में हमारे वेस्ट मटेरियल होगा उसको एनएस के थ्रू इजेक्ट कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, और प्रोसेस का नाम होगा इजेशन। याद करो हमारा न्यूट्रिशन का लास्ट स्टेप था जिसको हमने बोला था इजेशन। इतनी बात क्लियर है क्या? तो स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबी होती है बॉडी में, लगभग 6.5 मीटर्स की होती है। तो इसको मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन को फिर स्मॉल क्यों बोला गया? क्योंकि इसकी विड्थ से छोटी है, ठीक है। कोई पूछे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन किस बेस पे नाम रखा गया, तो कहिएगा कि इसको नाम दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर विड्थ, ठीक है। क्योंकि लेंथ वाइज अगर बात करेंगे तो लेंथ वाइज तो ये उल्टा कॉन्ट्रास्ट होता है। इतनी बातें समझ में आ गई आप सभी को? अब थोड़ा डायग्राम से कुछ बातें आपको समझा देते हैं। देखिए हमने आपको सिलेवरी ग्लैंड्स के बारे में बता दिया, ठीक है। ईसोफेगस, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा है, OE होगा, ठीक है, ईसोफेगस, ठीक है। लीवर की बात हमने कर लिया। अच्छा हाँ एक बात और, ठीक है गैल ब्लैडर की बात बताना भूल गए हम लोग, ठीक है। गैल ब्लैडर देखो जो याद रखना है, गैल ब्लैडर काम क्या करता है? गैल ब्लैडर टेम्परेरली बाइल जूस को स्टोर करता है, या फिर मैं कहूँ कि पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक जूस को, देखो पैनक्रियाज से निकलने वाले पैनक्रियाटिक जूस को टेम्परेरली गैल ब्लैडर स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। अच्छा एक और बात बताना भूल गया कि पैनक्रियाज का थोड़ा हार्मोनल रोल भी है। पैनक्रियाज निकालता है हार्मोन इंसुलिन, ठीक है। अब ये इंसुलिन का काम क्या है? हार्मोन इंसुलिन का, इंसुलिन करता है आपकी बॉडी में जो भी शुगर लेवल है ना उसको मेंटेन रखता है। इट मेंटेन्स योर बॉडी शुगर, ब्लड शुगर लेवल, इट मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल इन योर बॉडी। कौन? इंसुलिन, ठीक है। अब अगर किसी की बॉडी में ये इंसुलिन ना निकल पा रहा हो प्रॉपर एडिक्वेट फॉर्म में तो हम लोग कहते हैं कि इसके थ्रू अब एक प्रॉब्लम होती है, एक कह सकते हैं बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज टाइप 1। देखिए डायबिटीज 2 टाइप की होती है, एक होता है डायबिटीज टाइप 1, एक होता है डायबिटीज टाइप 2। और ये जो प्रॉब्लम होती है ना डायबिटीज टाइप 2 है, ठीक है, जिसका नाम है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज टाइप 1 का नाम होता है डायबिटीज इंसिपिडस। ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है टाइप की। और जो डायबिटीज टाइप 2 होती है इसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस। और इंसुलिन के प्रॉपर ना निकलने पे जो बीमारी होती है वो यही होती है डायबिटीज टाइप 2, जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस। आम भाषा में बड़ा फेमस है ये, और आजकल ये मैक्सिमम इंडियंस को हो रहा है। जो ये फेमस है, बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं इसको मधुमेह, आम भाषा में इसे कहते हैं शुगर प्रॉब्लम। बोलते हैं ना क्या हो गया, बोलते हैं शुगर हो गया, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आई। इस लेक्चर में हमने डीप डिटेल कवर किया है ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी कि डाइजेशन को, ठीक है। हमने सोचा था कि इसी लेक्चर में हम रेस्पिरेशन भी खत्म कर लेंगे, खैर लेकिन कोई बात नहीं, चलो
रेस्पिरेशन को हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। हमारा एम है कि लेक्चर जो है हमारा आधे घंटे मतलब 30-35 मिनट से ज़्यादा ना हो, क्योंकि आप लोग वरना देखोगे नहीं, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको मैंने सारी बातें बताई, कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट करो। मेरे हिसाब से तो मैंने सब कुछ बता दिया। अच्छा एक बात और ज़रा सुन लो, ये अपेंडिक्स जो आपको दिख रही है, ये एक तरह की ह्यूमन वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है? क्या है? ये है वेस्टिजियल ऑर्गन। ये ना पहले जो हम लोग मतलब जो हम लोग जो निडरथल मैन थे, जो अर्ली मैन थे, वो घास-फूस खाते थे, तो उसमें क्या होती थी, ग्रीन लीफी कच्चा खाते थे, तो उसमें ग्रीन लीव्स में क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स में सेलुलोज़ होता है। सेलुलोज़ भी एक तरह का पॉलीसेकेराइड ही है। तो सेलुलोज़ को डाइजेस्ट करवाने का काम कौन करता था? अपेंडिक्स। अब इसका कोई एज़ सच यूज़ है नहीं, तो ये एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन है। कभी-कभी इसकी ग्रोथ हो जाती है किसी में, तो ये क्या होता है कि ये आपके ये स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में धक्का देने लगता है, तो दर्द होता है, बिल्कुल अनबियरेबल पेन होता है, तो इसको हम लोग ऑपरेशन से रिमूव भी करवाते हैं। कोई पॉइंट छूटा हो तो प्लीज़ बताएँ। आई होप सो कि सब कुछ हमने कवर कर लिया है, ठीक है? हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन बता दिया। चल, तो हमने यहाँ तक सारी बातें क्लियर कर ली हैं। यहाँ तक प्लीज़ कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताएँ। जो भी डाउट हो आपको प्लीज़ मेंशन करें, सारा मैं रिस्पॉन्स करूँगा। मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? ह्यूमन रेस्पिरेशन। ठीक है जी? जिसमें हम लोग रेस्पिरेशन टॉपिक खत्म करेंगे। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। जो भी डाउट हो, मैं बार-बार कह रहा हूँ, जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करना और पूरा लेक्चर देख के जाना। अगर आप सच में यहाँ तक लेक्चर देखे हो, तो आपको लेक्चर अच्छा ही लगा होगा और आपको बेनिफिट भी होगा। उसको शेयर करना जिसको ज़रूरत है, और प्लीज़ सब्सक्राइब मत करना चैनल को, लेकिन वीडियो ज़रूर देख के जाना। लाइक कमेंट करना ज़रूर, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट बहुत मोटिवेट करता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। रेस्पिरेशन होगा जो कि टिल देन स्टे हेल्दी।